हम देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहां पर लोग लगातार जमा हो रहे हैं। जब आपको कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं मिलती है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां का जो सिस्टम था ना, वो सपोर्टिव था उन लोगों के लिए, लेकिन अब वो सिस्टम सपोर्टिव नहीं बचा। अब इसलिए उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। और ये लोग आज जा रहे हैं तो सिर्फ डर की वजह से जा रहे हैं, लेकिन अगर इनको डर इतना ज्यादा होता तो ये आते ही नहीं। पार्टी का नाम बता रहे हैं वो लोग, नेता का नाम बता रहे हैं कि इस नेता ने हमको डॉक्यूमेंट दिए। कहीं ना कहीं जो लोकल सपोर्ट है उसके बगैर इंडिया में नहीं आए हैं। अब इनकी लोकल सपोर्ट खत्म हो रही है, लेकिन जिन राज्यों में आज भी लोकल सपोर्ट है उनका क्या हो रहा है, हमें उसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। आप ये देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कम से कम 50 लाख लोग ऐसे मिले थे जिनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिश्ता है, जिनके बच्चे पाकिस्तानी हैं, जो शादी करके पाकिस्तान में रहे थे वापस आ गए। थॉट प्रोसेस तो ये है कि पाकिस्तान तो ले लिया, बांग्लादेश भी ले लिया। जो लोग कर रहे हैं और जिन लोगों का मंसूबा है, जो लोग ये पीछे से कर रहे हैं इस भीड़ से, इसी बात कि अब जो बचा है वो ये है, हम यहाँ भी करेंगे। इन लोगों की जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता को पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन जब से उसमें जमाते इस्लामी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया है, जब से आईएसआई ने फिर से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया है बांग्लादेश के अंदर, ये लोग भी कहीं ना कहीं रेडिकलाइज होने शुरू हो गए। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप बंगाली अस्मिता देखिए, आप मानवता देखिए, आप मानवता का धर्म देखिए। अब एक सरकार है जो कह रही है कि ऐसा है, हम ये सब कुछ नहीं देखने वाले। उसकी विल बड़ी क्लियर है कि हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन होगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे और उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। वहां पर बंगाल सरकार ने 121 एकड़ लैंड जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, वो दिया है केंद्र सरकार को। देखिए प्रकाश जी, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहली बात कि जो लोग वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करके उस पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो वो इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन को ज़ीरो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ 99.9% वो इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। दर्शकों, आपको एक चीज का अंदाजा है या हो रहा है, ये आभास तो हो रहा होगा आपको कि भारत सरकार की तरफ से और खासकर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भारत सरकार घुसपैठियों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हम ये डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे और हम इस पर बिल्कुल भी नो कॉम्प्रोमाइज के मूड में हैं। अब ये बात कितनी सीरियस है, इसके होने की कितनी संभावना है, ये क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये देखिए पब्लिक डोमेन में है। ये किसी नंबर्स पर मत जाइए। आप जिस शहर, जिस गांव या फिर जिस भी राज्य के हों, आपको ये अंदाजा है कि आपके आसपास नहीं तो आपके आसपास के शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या समस्या है। मतलब ये समस्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है। अब जब अमित शाह कह रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है और ये क्या होने की संभावना है कि नहीं है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो एक बात से समझिए कि अमित शाह वो पॉलिटिकल फिगर हैं इस देश के जिन्होंने 31 मार्च 2026 की तारीख दी थी नक्सल के लिए। और किसी राजनेता का पब्लिकली किसी तारीख को बताना और बार बार कहना कि भाई मैं इस तारीख तक ये समस्या खत्म कर दूंगा, ये सीरियस बात है। और वो चीज हो गई। 5,000 से ज्यादा लोगों ने जो है, जो नक्सली थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किए। कई कमांडर्स ढेर हो गए, जिसमें हिडमा जैसे भी थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सर हैं हमारे साथ। सर, ये जो बंगाल चुनाव से लेकर के अभी तक, अब ये और एग्रेसिव हो गया है। हम देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहां पर लोग लगातार जमा हो रहे हैं। गृह मंत्री ने खुद कहा कि भाई रोज कम से कम 5 से 10,000 बांग्लादेशी वापस लौट रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि राज्यसभा में इसी सरकार का नंबर है 2016 का कि करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं इस देश में। कर्नल सर। देखिए प्रकाश जी, पहले तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि
जो बांग्लादेशी समस्या है वो आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और ये लोग भारत में आते रहे हैं, कुछ लोग वीजा लेके आते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर पार करते हैं रात के अंधेरे में और बंगाल में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, वहां अपना कुछ आईडीज बनवाते हैं पैसे देके, आधार कार्ड बनवाते हैं, अपना राशन कार्ड बनवाते हैं पैसे देके। उसके बाद पैसे देकर एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं, कुछ दिन के लिए स्टेज फॉरवर्ड होते हैं, उसके बाद इंडिया में हर जगह फैल जाते हैं। और जहां उनको इकोसिस्टम ऐसा लगता है जहां पे उनके लिए वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो हमेशा ऐसे इकोसिस्टम में रहने की कोशिश करते हैं जहां पर उस राज्य की सरकार, भारत में जितने राज्य हैं उनमें बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो आज भी इन बांग्लादेशियों को डिटेक्ट डिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक बन के काम कर रहे हैं। उनको पता है ये लोग अगर यहां पे रहेंगे तो उनके पास बिल्कुल 100% ये वोट तो आएंगे ही आएंगे, और इसको कोई भी नकार नहीं सकता। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने ये चीज बहुत ज्यादा गहराई से सोची कि भारत में हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको मात देने के लिए कौन बैठा हुआ है, वो यही लोग हैं। इन लोगों का काम है सिर्फ धर्म के नाम पर बरगलाए जाना और जो चाहे वो कर देना। उसी की वजह से भारत ने जब वहां पर सख्ताई करनी शुरू करी है, तो ये देखिए अभी आंकड़े आ रहे हैं 10 से 15 हजार डेली। मैं आपको बताता हूं, अगस्त और लास्ट ईयर सितंबर में ऐसा भी टाइम आया है कि 1 लाख लोगों को डिपोर्ट करने की कोशिश करी गई है। आपने सुना भी होगा कि बीच में जो बीजेपी थी, बीजेपी ने बहुत ज्यादा हो हल्ला करना शुरू किया था। ये बातें मैं आपको अगस्त और सितंबर की बात बता रहा हूं, और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बात बता रहा हूं कि एक्चुअल में ये हो रहा था। लेकिन जो वहां पर राज्य सरकार थी उसने कहीं ना कहीं अड़ंगी अड़ानी शुरू करी और प्रॉब्लम्स आई। आज वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। बेशक मैं फिर यही बात बोलूंगा, हमने अपने 2-3 पहले भी वीडियो में बात करी थी, 2-3 बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि जब आपको कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं मिलती है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपके पास हर तरह की चीज है, हर तरह की पावर्स हैं, लेकिन जब आप रात को एक बंदे को पार करा रहे हैं और सुबह फिर से वो वापस आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां का जो सिस्टम था ना वो सपोर्टिव था उन लोगों के लिए। लेकिन अब वो सिस्टम सपोर्टिव नहीं बचा। अब इसलिए उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। सबसे बड़ा रीजन ही है। आपको मैं एक बड़ी ये न्यूज है सितंबर के और अक्टूबर के आसपास, दिल्ली में एक न्यूज चैनल ने एक रिपोर्ट करी थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि बांग्लादेशी ओखला जो एरिया है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ओखला दिल्ली के अंदर जो एरिया है, वहां पर बांग्लादेशी भरे हुए हैं और वो लोग वीजा लेके आए थे, वहां पर रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीजा ऑलरेडी समाप्त हो चुका है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो लोग उन्हीं लोगों के अंदर छुपे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको लोकल जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। पूरा का पूरा जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, ओखला एरिया, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इन लोगों से भरा हुआ है। आज भारत को जरूरत है, डिटेक्ट भी किया जा रहा है, डिपोर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे देश में बाकी राज्य की सरकारें, क्या वो ये काम करने के लिए तैयार हैं? ये बहुत गहरी बात है। कुछ सरकारें करने के लिए तैयार है। आज बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो काम चल रहा है। सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, मैं कोई भी सपोर्टिव गवर्नमेंट है जो इनको बाहर निकालना चाह रही है वो कर रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, जहां पर ये लोग, आप ये देखिए जितनी रेलवे लाइंस हैं वहां पर झुग्गियां बन रही हैं। सदर्न स्टेट्स के अंदर आज के टाइम में ये लोग झुग्गियां बना के प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं जैसे ये यहीं के रहने वाले हैं। आप इनके घर में टीवी, फ्रिज से लेकर हर चीज रखे हुए देख सकते हैं। ये लोग वहां बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके रोजगार को खत्म कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो लोग परेशान हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ भी काम करके रोजगार उनका समाप्त कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। जब तक हम डिटेक्ट कर रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 10-15 हजार लोगों को क्या आप डेली डिटेक्ट डिपोर्ट कर पा रहे हो? हम बोल रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि रात को इस वक्त जो हमारा पूरा का पूरा वो ये कह रहे हैं कि सरकार, चूंकि गृह मंत्री के लेवल पर अब ये बात आ गई है कि वो रोज कह रहे हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, आप समझदार हैं और आप यहाँ के नहीं हैं तो अपने घर आप खुद लौट जाइए, नहीं हम करेंगे तो गलत तरीके से करेंगे। जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं
वो कह रहे हैं कि हम तुमको जो है यहाँ जेल में बिठाकर खाना नहीं खिलाने वाले, तुम हमारे दामाद नहीं हो, भाग जाओ, चले जाओ। तो बिल्कुल वहां सही जो बोला है। है लोग खुद से निकल के जा रहे हैं। अभी तक ये तो नहीं शुरू हुआ जो आप डिटेक्ट डिलीट कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम ये करने वाले हैं। और इस चक्कर में जो कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं ना इस देश में जो कह रहे थे कि जी घुसपैठिया तो कोई समस्या नहीं है, ये तो बंगाली अस्मिता की बात है, वो लोग बताएंगे फिर बॉर्डर पे जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। ये कौन देखिए लोग हैं? वो वो तो लोग जा मान रहे रहे हैं हैं कि हम खौफ से, घुसपैठिया हैं। हमने वो लोग 20-20 खौफ से जा हजार रहे रुपए हैं। दिया आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, हमसे लिया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी का नाम बता रहे हैं वो लोग, नेता का नाम बता रहे हैं कि बिल्कुल। इस नेता ने हमको डॉक्यूमेंट दिए। मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि ये लोग कहीं ना कहीं जो लोकल सपोर्ट है उसके बगैर इंडिया में नहीं आए हैं। अब इनकी लोकल सपोर्ट खत्म हो रही है, लेकिन जिन राज्यों में आज भी लोकल सपोर्ट है उनका क्या हो रहा है, हमें उसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ा मतलब सिंपल चीज बोलता हूं कि हमें हर राज्य के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ इनको देखे। इसके अलावा हमारे पास इसका कोई चारा नहीं है। आप ये देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कम से कम 50 लाख लोग ऐसे मिले थे जिनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिश्ता है, जिनके बच्चे पाकिस्तानी हैं, जो शादी करके पाकिस्तान में रहे थे वापस आ गए, वो लोग भी 50 इंडिया लाख में रह सर। रहे हैं। बिल्कुल 50 लाख लोग हैं वो, और ये पूरा मीडिया में पता है, हर जगह है, ये डॉक्यूमेंटेड चीज है। 50 लाख पाकिस्तानी जिसे बोलते हैं वो एफिलिएटेड है पाकिस्तान से, वो लोग या तो उनकी शादी हुई है या उनके बाप पाकिस्तानी है, वो इंडिया में आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, इंडिया में एक रिलीजन में ये प्रॉब्लम है कि वहां पर अगर किसी का तलाक हो जाता है तो वो अपने घर वापस आ जाते हैं। उनका घर इंडिया है, उन्होंने बच्चे पैदा करे 4, जब तक वो पाकिस्तान में रहे ठीक, हुआ तलाक, 4 बच्चे प्लस मां, 5 लोग इंडिया में आ गए। ये तो हर जगह है ना, इंडिया में हर जगह फैले हुए हैं लोग। आप कब तक इनको रोक पाओगे? इनके लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा, जो ये बांग्लादेशी लोग हैं, ये सिर्फ बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या भी हैं। जितने भी ये लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अलग से एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और उस मैकेनिज्म को फुल प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल मतलब चाहिए, इसके अंदर उनका रोल बहुत जरूरी है। मैं तो ये बोलूंगा, इतने सारे फौजी बंदे बैठे हैं रिटायर्ड होके, भाई बुलाओ ना, लगाओ ना उसको इस काम में। वो खाली बैठे हैं, यहां बैठे देखो, हम बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं, लगाओ उनको इस काम में। वो ट्रेंड है ना इन लोगों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपको बिल्कुल ट्रेंड मैन पावर मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर क्या वो विल है? और मुझे लगता है विल है। अब वो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, लोगों को बोला जा रहा है, तो हमें ये मैकेनिज्म भी बनाने की जरूरत है। इस मैकेनिज्म के बगैर हम बिल्कुल पूरे तरीके से इसको काबू में नहीं कर पाएंगे। और ये लोग आज जा रहे हैं तो सिर्फ डर की वजह से जा रहे हैं, लेकिन अगर इनको डर इतना ज्यादा होता तो ये आते ही नहीं। सिर्फ डर की वजह से वो लोग जा रहे हैं जिनको पता है कि इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो लोग अंदर घर कर चुके हैं, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी भी गलत तरीके से यहाँ की सिटीजनशिप भी हासिल कर ली होगी, ऐसे भी लोग होंगे, क्या वो जाने के लिए तैयार होंगे? उनको कैसे पकड़ोगे? उनको पकड़ने का भी तो तरीका चाहिए। वो लोग कहां से लेके आओगे? वो लोग ज्यादा हैं आज, जो लोग 10 साल पहले इंडिया में आ चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना इंडियन पासपोर्ट बनवा लिया है। उनको कहां से पकड़ोगे? अगर राशन कार्ड बन सकता है, अगर आधार कार्ड बन सकता है, तो पासपोर्ट भी बन सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इन लोगों को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग 10-15 हजार डेली चले जाएंगे और जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि डर है उनके अंदर। क्या बांग्लादेश उनको ले रहा है क्या अपने बॉर्डर में? मुझे तो नहीं लगता बांग्लादेश ले रहा है। वहां ये बॉर्डर सब वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं बॉर्डर के इलाकों में। वो वहीं रुके हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेश को पता है कि अगर अचानक से 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग उनके ऊपर आ गए तो उनकी अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। उनको अपनी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नेगेटिव असर हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है उससे। उनकी बीजेपी वहां पर खड़ी हुई है और वही देख रही है कि वो लोग अंदर ना आए। तो अब हमें इसके लिए सख्त कानून और कदम उठाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी से बात करनी पड़ेगी, भैया या तो तुम रास्ता छोड़ दो, वरना फिर ये घुसेंगे आप जबरदस्ती। और जब ये जबरदस्ती घुसेंगे तो वही होगा जो पहले हुआ था। बांग्लादेश बोलेगा कि इंडिया हमारे ऊपर अलग तरह से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो इंडियंस नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से भारत में आए हैं। वो अपने अवैध बांग्लादेशियों को अपने भारत में अवैध बांग्लादेशी हैं
और उनके वैध बांग्लादेशी, उन वैध बांग्लादेशियों को वो लेने के लिए तैयार नहीं है। यहां से उनकी हाँ मेंटेलिटी पता चलती है, यहां से उनकी अरे मेंटेलिटी मेंटेलिटी तो पता चलती है। अब जो दर्शक सुन रहे हैं वो समझिए कि मिडिल ईस्ट में तबाही हुई, सीरिया बर्बाद हुआ, इराक बर्बाद हुआ, ये सब जब बर्बाद हुए और आईसिस ने जब तबाही शुरू की तो लोग भाग भाग के समंदर के रास्ते कहाँ जा रहे हैं? यूरोप जा रहे हैं। इतना बड़ा मिडिल ईस्ट है, इतना बड़ा मिडिल ईस्ट है, बगल में नहीं जा रहे हैं। हाँ, फिलिस्तीनियों को जो है गाजा की ही जमीन चाहिए, बगल में मिस्र नहीं देने को तैयार है। वो 20-25-50 लाख लोग जो भी हैं, न जॉर्डन देने को तैयार है सब मुस्लिम देश, लेकिन उनको जगह वो चाहिए जहां इजरायली रह रहे हैं, यहूदी, वो वाली चाहिए जहां रह सकते हैं। कोई उनको वो पैसे देने को तैयार नहीं है, नारकीय जीवन जी रहे हैं। जो कह रहे हैं कर्नल सर वो बड़ा सीरियस है कि थॉट प्रोसेस तो ये है कि पाकिस्तान तो ले लिया, बांग्लादेश भी ले लिया, जो लोग कर रहे हैं और जिन लोगों का मंसूबा है, जो लोग ये पीछे से इसी कर रहे बात पे मैं आने हैं वाला इस था भीड़ प्रकाश से, जी, सेम इसी बात पे कि मैं आने वाला अब था। जो बचा है वो ये है, हम यहां भी करेंगे। देखिए तो प्रकाश जी, ये है चक्कर। मैं थोड़ा सा आगे एक बात रखना चाहता हूं इसमें। देखिए, इन लोगों की जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता को पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन जब से उसमें जमाते इस्लामी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया है, जब से आईएसआई ने फिर से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया है बांग्लादेश के अंदर, ये लोग भी कहीं ना कहीं रेडिकलाइज होने शुरू हो गए हैं। और रेडिकलाइजेशन सिर्फ इंडिया के खिलाफ है। सबसे पहले इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, गाजवाए हिंद किया, गाजवाए हिंद करके पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया। उसके बाद भारत ने जो यहाँ के लोगों पर, बांग्लादेश के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था, उनको बचाया और बांग्लादेश बना दिया। अब पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में ओपनली बोल चुका है। उसने बड़ा क्लियर बोला था कि इंडिया आज अपना वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ देख रही है, अगला युद्ध आपका पूर्वी बॉर्डर से शुरू होगा, आपके ईस्टर्न फ्लैंक से शुरू होगा। हाँ बोला था, एकदम बोला था। उसने ऑलरेडी ये बड़ा क्लियर बोल दिया है। अब बात आती है इन कंट्रीज की, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, इसमें बिल्कुल जो प्रकाश जी आप बोल रहे थे उससे मैं सहमत हूं। ये लोग बड़े क्लियरली एक चीज के ऊपर तो एकजुट हैं कि यहां पर अगर कोई शरणार्थी आएगा उसको हम नहीं रखेंगे, या तो तुम यूरोप जाओ या कहीं और जाओ। बांग्लादेश अफगानी लोग पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में उन लोगों ने 25-25, 30 साल रहने के बावजूद पाकिस्तान ने उनको जूते मारकर बाहर निकाला है, उनको भगा दिया वहां हाँ, से बॉर्डर। मुसलमान थे सब बिल्कुल, मुसलमान सारे थे, मुसलमान थे वो। उनको निकाला। ईरान बिल्कुल के हिस्से में जो बलूचिस्तान का इलाका है, वो बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाके से अफगानियों को भगाया है ईरान ने, वो भी 50 बिल्कुल लाख के आसपास की संख्या है। ये जो लोग हमारे यहाँ, जो लोग ये सेकुलर और ये सब तरह की बातें करते रहते, बातें करनी तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इस्लामिक देश है, अब म्यांमार से रोहिंग्या भगाए गए, बांग्लादेश रास्ते में है, बांग्लादेश से होते हुए वो भारत आ गए, बांग्लादेश में नहीं रुके। कॉक्स बाजार का अगर वो इलाका छोड़ दिया जाए तो कॉक्स बाजार के उस इलाके के अलावा वो सब भारत आ गए। तो भारत, जबकि रास्ते में एक मुस्लिम देश है। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप बंगाली अस्मिता देखिए, आप मानवता देखिए, आप मानवता का धर्म देखिए। अब एक सरकार है जो कह रही है कि ऐसा है, हम ये सब कुछ नहीं देखने वाले, समय से निकलिए। मुझे एक चीज समझना था विकास सर, ये जो पूरा हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो नॉर्थ ईस्ट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसमें बहुत क्रूशल है। आईआईटी से पास आउट लड़का, जेएनयू में पढ़ा लिखा लड़का, आम भारतीय के टैक्स पेयर्स पर भारत का ही लड़का, वो जब कहता है कि भाई हमारी जिम्मेवारी है कि भाई हम असम को काट दें, भारत से, मेनलैंड से काट दें, इंडियन आर्मी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हम अगर 5 लाख की संख्या में एक साथ जमा हो जाएं तो हम उस इलाके को चोक कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं, हम काट देंगे उस इलाके को। मुझे जरा वो पूरा इलाका, जो खासकर आपको सुन रहे होंगे लोग, समझाइए कि इतना क्रूशल क्यों है। दूसरा, उसने ये भी कहा कि वो जो चिकन नेक वाला इलाका है, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो ये कितना बड़ा रिस्क है। और चूंकि वो तो बोल के चला गया, पब्लिक डोमेन में बोल के चला गया कि भाई ऐसा है,
जब एक आम लड़का जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, आईटी की पढ़ाई कर रहा है, उसको इस तरह की चीजें पता है और अंदाजा है, तो क्या इन इलाकों में जानबूझकर उस तरह से लोगों को बसाया जा रहा है, जानबूझकर लोगों को रखा जा रहा है, और ये वो लोग जो इसके पीछे हैं, उन लोगों तक ये जानकारी है कि वो कर क्या रहे? प्रकाश जी, एक ना, आप भी जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके का मैं रहने वाला हूँ आज के टाइम में, जहाँ आपका स्टूडियो है इसके आसपास ये पूरा इलाका मेरा देखा हुआ है। आप अगर यहाँ दिल्ली और एनसीआर के एरिया में आज से लगभग 25-30 साल पहले आए होंगे, तो आपको रोड साइड ना ये जो ग्रीन कलर के ये बने होते हैं ना छोटे छोटे मजार टाइप, आपको बहुत कम नजर आते होंगे। हाँ हाँ। लेकिन आज ये बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा आप एक चीज बड़ा गौर करिएगा कि जहां भी हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पर इस तरह की चीजें आपको ज्यादा नजर आएंगी। हर रोड के ऊपर, हर टी पॉइंट के ऊपर, या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये लोग आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और ये लोग, मैं ये आपको बोल दूं कि वहां पर पहले से ये चीजें वहां पे मौजूद नहीं थी। ये धीरे धीरे करके इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया है। 1 साल पहले इन्होंने कुछ बनाया, 6 महीने बाद उसको कुछ बनाया, 1 साल बाद उसके ऊपर उन्होंने छत बना दी, और उसके बाद वहां पर हरी चुनरिया बांध दी। 2 से 3 साल के अंदर ये इनका प्लान है और इन लोगों ने करा, और ये बहुत जगह पे किया हुआ है जहां जहां नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं। अब आते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ। देखिए, ये जो स्ट्रेच है 22 किलोमीटर है, ये यहां पर ये लोग एक तरह से भारत के गले को दबा के रखना चाहते हैं। जब सरजिल इमाम जैसा बंदा जो कि पढ़ा लिखा है, जेएनयू से पढ़ा लिखा है, और हमारे ही पैसों पे, हमारे ही पैसों के ऊपर वो पल रहा है, अपनी पढ़ाई वहां पर कर रहा है, और बोल किसके खिलाफ रहा है? वो भारत के खिलाफ बोल रहा है। जिसके टुकड़ों पर वो पढ़ रहा बिहार है, का लड़का है, जिसकी यूनिवर्सिटी, लड़का वो बिहार का है, जिसकी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है, जिसकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि हमें सेना के रस्तों को रोकना है। इसका मतलब इनका प्लान बहुत हमारी बड़ा है। जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल, कि हम इनका सबको प्लान, काट देंगे। बिल्कुल इनका प्लान बहुत बड़ा है। बेशक ये कुछ भी बोले कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, हमेशा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा इंटेंट समझने की जरूरत होती है कि इंटेंट क्या है बंदे का। उसका इंटेंट बड़ा क्लियर था कि भारतीय सेनाएं जब भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकलती हैं अरुणाचल असम की तरफ, तो वो उनको रोकेंगे। वो क्यों रोकना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है? इसका मतलब किसी ना किसी पावर को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। वहां पे पावर्स है कौन सी? वहां पे चाइना है या बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के सहारे वो किसके तरफ एम कर रहे हैं? वो एम कर रहे हैं अपनी रेडिकलाइज्ड थिंकिंग की तरफ। हाउ दे आर रेडिकलाइज्ड, हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर एरियाज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये लोग जहां पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक लाइफ लाइन्स हैं उनको चोक करने की कोशिश करते हैं। वो एक बॉटल नेक है इंडिया के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, इट्स अ बॉटल नेक, और उस बॉटल नेक को वो किसी भी तरह से कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। अब वो बोलता है कि इस पूरे एरिया में हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इन्होंने बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी आबादी को वहां पे बढ़ाया है। बांग्लादेश से लोग आए, उन लोगों को वहां पर उन्होंने सिटीजनशिप दिलाई। सिटीजनशिप का मतलब फेक आधार कार्ड बनाया, फेक राशन कार्ड बनाया, और वो लोग वहां पे आके बैठ गए। और उस वक्त जो सरकारें वहां पे थी उन्होंने उनको भरसक प्रयास, भरसक सपोर्ट करी। उसी की वजह से वो बंदा इतना खुला होके बोलता है। एजिटेशन आपका किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, आप किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो, बिकॉज यू आर इन डेमोक्रेसी। किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन का मतलब ये जब नहीं आप है, करते करते ये करने लगते हैं उसमें आर्मी ये वो, yes, तो फिर yes. डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेनाओं के खिलाफ जाए। सेना कभी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होती है, वो अपने देश के बारे में सोचती है। उसकी विल बड़ी क्लियर है कि हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन होगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे और उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे, और वो हम करते हैं और वो हमेशा करते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा बंदा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसका इंटेंट कुछ गड़बड़ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक्चुअल में, मैं फिर बोलूंगा, मैं अपने लेख में लिखता रहता हूं, मैं एक्स पे बहुत ज्यादा लिखता हूं। मैंने अपना जो बूट्स एंड बॉर्डर चैनल शुरू किया है, मैं उस पर भी पहले से ही बोलता रहा हूं कि भाई हमें कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थोड़ा सा चौड़ा करने की जरूरत है।
प्रकाश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक मैप है जिससे हमारी और आपकी बातचीत शुरू हुई थी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैप को पक्का लगाइएगा। ये रंगपुर कॉरिडोर जब तक इंडिया अपने लिए थोड़ा चौड़ा नहीं करेगा, उसको नहीं लेगा, तब तक हम इन लोगों की जो गलत इरादे हैं उनके शिकार बनने के हमेशा नजदीक रहेंगे। रंगपुर कॉरिडोर को चौड़ा करने की जरूरत है और वो सच्चाई है। 22 किलोमीटर को कभी भी चौक किया जा सकता है। बेशक हमने वहां पर अपने कितने ही बड़े कैंटोनमेंट बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारी लाइफलाइन में एक डॉट रहेगा। तो उस डॉट को क्लियर करने की जरूरत है। एक आर्टिलरी भी उसको चोक कर सकती है। अगर एक अच्छी आर्टिलरी यूनिट वहां पर लगा दी जाए, एक बैटरी लगा दी जाए, तो वो उस एरिया को चोक कर सकती है। इसका मतलब वो बंदा बोल तो बिल्कुल सही रहा है। हमारी अब सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको वाइड करने की जरूरत है, और इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं फिर बोलूंगा कि अभी अभी एक जो फैसला हुआ सर कि बंगाल सरकार ने कहा कि हम उस इलाके की 121 एकड़ लैंड जो है केंद्र सरकार को दे रहे हैं। ये क्या चीजें जोड़ेगा, जो क्रिटिकलनेस है उस पूरे इलाके की, वो कितनी सहूलियत जोड़ेगा भारत के लिए उस इलाके में? एक बार दोबारा से प्रकाश जी बोलेंगे, मेरे को अभी बंगाल सरकार ने ये कहा है कि चूंकि जो पिछली बंगाल की सरकार थी वो बहुत दिनों से उस पूरे इलाके को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वैसे रुके हुए थे, वो हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। वहां पर बंगाल सरकार ने 121 एकड़ लैंड जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में वो दिया है केंद्र सरकार को। तो जब इस तरह का फैसला होता है जहां बीएसएफ को मतलब जमीन दी जा रही है कि भाई आप जो बार लगाना है या फेंसिंग करना है आप वो फेंसिंग करिए, चिकन नेक स्पेसिफिक उस इलाके में 121 एकड़ लैंड का देना, ये कितना सहूलियत देगा हमारी सेनाओं को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को? देखिए प्रकाश जी, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहली बात कि जो लोग वहां से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करके उस पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो वो इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन को जीरो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ 99.9% वो इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां मिनिमाइज पर किया जा सकता है। बिल्कुल मिनिमाइज किया जाता है। वहां पर बीएसएफ अपनी आउटपोस्ट बनाएगा। आउटपोस्ट बनने के बाद वहां पर बाड़बंदी या तारबंदी लगेगी, बार्ड्स बनेंगी, उन बाढ़ से वो उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूं कि सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करने से हम जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको कम कर पाएंगे, लेकिन जो एयर थ्रेट्स हैं उनको कैसे रोकोगे आप? एयर थ्रेट के लिए तो आपको जरूरत है ना। वो एयर थ्रेट आप कम कर सकते हो उस एरिया को वाइड करके, क्योंकि 22 किलोमीटर के एरिया पे एयर थ्रेट हमेशा बनी रहेगी। उसको मिनिमाइज करना जरूरी है, उसको रोकना जरूरी है। अगर हमारी कोई भी ऐसी एडवर्सरी अगर बांग्लादेश के साथ हमारा कुछ होता है, तो उसके लिए हमने क्या सोचा है? 4 कैंटोनमेंट एक्स्ट्रा बना देना बहुत अच्छा है। हमने अपनी मिलिट्री पावर को वहां पर मजबूत कर दिया है। लेकिन आज के टाइम में जब पूरी दुनिया एसिमेट्रिक वॉरफेयर के बारे में देख रही है, आपने ईरान का युद्ध देखा होगा, जमीन पर नहीं लड़ा गया वो युद्ध हवा में लड़ा गया है। हवा में लड़ने का मतलब है वहां से मिसाइलें दागी गई, दूसरी तरफ से मिसाइलें दागी गई, दूसरी तरफ से B2 बम्बर्स आए, आके बॉम्ब डाल के चले गए। ईरान ने यहां से अपने ड्रोन्स भेजे और उन्होंने अटैक किया। इसका मतलब वो एरिया वनरेबल है। तो उस एरिया की वनरेबिलिटी को हमेशा के लिए हमें खत्म करने के लिए उस एरिया को चौड़ा करना जरूरी है, बिकॉज वो वनरेबिलिटी हमेशा रहेगी। उसको हमें काउंटर करने की जरूरत है। अगर उसको काउंटर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए जो इमीडिएट चीजें हैं वो पक्का रुकेंगी। इन्फिल्ट्रेशन रुकेगा। जो इंटेलिजेंस गैदरिंग इस वक्त लोग पार करके इंडिया के उस कॉरिडोर की इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं ह्यूमन इंट के थ्रू, वो चीज कम हो जाएगी। लेकिन एयर इंटरवेंशन को रोकना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। विकास सर, मतलब लोगों को ये लगता है, पर्सनली मैं भी ये मानता हूं कि ये नंबर चूंकि करोड़ों में है। 2016 में रिज्जू साहब ने बताया था राज्यसभा में कि 2 करोड़ हैं। हम लोग 2026 में करीब 10 साल हो गए, ये मामला 2.5 करोड़ तक भी जा सकता है। बड़े 2 आराम से। करोड़ भी अगर मान लें, 2 करोड़ भी अगर मान लें, तो इतने बड़े नंबर को क्या मतलब डिपोर्ट कर सकना संभव है? जब सामने वाला देश ही नहीं कह रहा, वो तो मान ही नहीं रहे कि हमारे लोग हैं।
फिर क्या रास्ता होगा, फिर क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? देखिए, बड़ा क्लियर है। हमें ट्रिपल डी बोल दिया है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। लेकिन जब ये बंदे बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, 10 से 15 हजार डेली वहां पर पहुंच रहे हैं, और जिस कंट्री को इनको अपने यहाँ पर लेने की जरूरत है क्योंकि वो वहां के बाशिंदे हैं, वो लोग बोल रहे हैं, वो प्रूफ्स दिखा रहे हैं कि वो वहां के रहने वाले हैं, और फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारे सिटीजन्स नहीं है, इसका मतलब उन लोगों का इंटेंट इनको लेने का नहीं है। वो ये चाहते हैं कि वो भारत में रहे, यहां पर अराजकता फैलाते रहें, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अगर यहां पे आएंगे भी तो उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उनके संसाधनों के ऊपर कहीं ना कहीं इसका दबाव ही पड़ेगा। तो वो लोग इनको कभी भी खुशी खुशी तो नहीं लेंगे। तो भारत को अब इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि भाई 2 करोड़ लोग हैं और इंडिया में 2 करोड़ की आबादी एक राज्य की होती है, इसका मतलब इनको एक राज्य चाहिए। या तो तुम इनको अंदर ले लो, वरना भारत राज्य बना के दे देगा, और वो राज्य होगा रंगपुर। सिंपल है, या तो चुपचाप ले लो, ओके। नहीं तो रंगपुर नया राज्य बनेगा, और यही इन लोगों का नया ठिकाना होगा। जब तक आप उनको कॉस्ट नहीं बताएंगे तब तक वो लोग एक्ट नहीं करेंगे। हम्म ये ठीक रास्ता आप बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब तक रंगपुर का स्टेक उनके सामने नहीं दिया जाएगा ना, या फिर कॉक्स बाजार, बड़ा सिंपल है, हमें उनको उनके इन चीजों का ना कॉस्ट बताना पड़ेगा कि अगर आप अपने बंदों को नहीं लेंगे तो हमारे यहां पर ये समस्या है। जब शरणार्थी समस्या 1971 में आई थी तो बांग्लादेश बना था। अब दोबारा से हमारे लिए शरणार्थी हैं, या तो आप इनको लो क्योंकि ये इलीगल तरीके से आए हैं, नहीं तो दोबारा से या तो रंगपुर बनेगा या फिर कॉक्स बाजार नया बनेगा, पूरा चिटगांव एरिया इनका। आप शांति से इनको अंदर लो, उनको उनके इस डिसीजन की कॉस्ट हमें बतानी पड़ेगी। जब तक बांग्लादेश को इसकी कॉस्ट पता नहीं चलेगी तब तक वो उनको लेने से इनकार करता रहेगा। मैं आज फिर बोल रहा हूं, मैं हमेशा बोलता रहा हूं, आज के वक्त बांग्लादेश को हम जो कहना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद हमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गहरी होती दिखने लगेंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से अलाइन करना शुरू कर चुका होगा, जो भारत के खिलाफ चीजें अभी कम हो रही हैं वो ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमें कॉस्ट बताना जरूरी है उसको। अमित शाह साहब के बारे में कहा जाता है कि जो वो मैनिफेस्ट करते हैं वो कर लेते हैं। उन्होंने मैनिफेस्ट किया 370, उन्होंने कर लिया। आपने तो स्कूलों में यही पढ़ा, मास्टर साहब तो यही कहते कि नहीं हो सकता, सरकार आएगी, 2/3 से बहुमत चाहिए और जाने क्या क्या, अमित शाह ने कर लिया। एक और समस्या हमने कभी सुना नहीं था कि हिंदू शरणार्थियों को इस देश की नागरिकता, वो सब यहीं पुरानी दिल्ली के आसपास, ये कुतुब मीनार के आसपास कई सालों से जो है वो लोग शरणार्थी के तौर पे रह रहे थे, झुग्गी झोपड़ियों में, कोई देखने वाला नहीं, उनको नागरिकता दे दी। अब ये जो उठाया है फिर नक्सल, अमित शाह साहब एक कहानी बताने लगे, बोले कि जो मेरे से बहुत सारे लोग आए, पुलिस वाले आए, बड़े ऑफिसर्स आए, बोले अरे साहब नहीं हो सकता है, बात करिए। एक कहानी है, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बता रहे थे, विकास सर, की अमित शाह ने अपर सर्कल्स में ये बोला कि जब इनसे लोग कह रहे थे कि आप एक बड़ी जी। पॉलिटिकल फिगर हैं, पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टेक, पूरा पॉलिटिकल पोर्टफोलियो आपका दांव पे जा रहा है, जब आप ऐसे पब्लिकली कहते हैं कि इस समस्या को हम इस डेट में खत्म कर देंगे। अमित शाह साहब का ये कहना था कि देखो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, कि अमित शाह गृह मंत्री भी होंगे और नक्सल समस्या भी होगी। या तो नक्सल समस्या रहेगी तो अमित शाह नहीं रहेंगे, और मैं हूं तो इसको खत्म करना पड़ेगा। और फिर वो पब्लिकली बोलना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि एक तरह का ये माइंड गेम भी है अमित शाह साहब का, कि जब उनको लगता है कि मतलब पब्लिकली जब अमित शाह के मुंह से ये बोला जाने लगा, तो जो नक्सली खेमे हैं, जो बड़े कमांडर्स हैं, उन तक ये मैसेज चला गया कि यार अगर ये बोल रहे हैं तो फिर बात सीरियस है। और फिर आत्मसमर्पण का दौर शुरू हुआ और ये सब कहानी शुरू हुई। वही सब कुछ मैं देख रहा हूं, वो सेम चीज जो है, पैटर्न जो है, वो बार बार, मतलब कहीं भी अगर अमित शाह जा रहे हैं तो वहां ये कह रहे हैं कि देखो जी, आप खुद लौट जाओ, हम ये करने वाले हैं, हम ये करेंगे, ये हमारा कन्विक्शन है।
ये आपको कितना सीरियस लगता है कि मतलब एक ऐसे गृह मंत्री हम लोगों ने जो आजादी के समय सुना कि सरदार पटेल साहब, उसके बाद देश में इतना मजबूत गृह मंत्री जो है, जो दिख रहा है, जो करता दिख रहा है, तो उस पर आपको क्या लगता है? देखिए प्रकाश जी, एक चीज हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब तक आप कोई चीज ठानेंगे नहीं तो क्या वो कर पाएंगे। आपको कोई भी काम करना है, पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा और इंसान को उसकी कीमत बतानी पड़ेगी कि अगर मैं ये काम करूंगा तो आपको इसकी ये कीमत देनी पड़ेगी। अगर अमित शाह ने ये बोला कि मुझे देश से नक्सलिज्म को खत्म करना है, अगर नक्सलिज्म खत्म नहीं होगा तो अमित शाह यहां पर गृह मंत्री नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये है कि जितने लोग वहां पर बैठे हैं उनके अंडर जो भी पुलिस महकमे हैं, जो भी वो लोग हैं, वो सब नहीं रहेंगे वहां पे, क्योंकि उन सबकी बराबर जिम्मेदारी है, उन सबका बराबर स्टेक है। ऐसा नहीं है, जितने भी अपर एचलॉन्स में लोग बैठे हैं उन सबके लिए वार्निंग थी, या तो इसको खत्म करो, अगर खत्म नहीं कर सकते हो तो अमित शाह भी नहीं रहेगा और आप लोग भी नहीं रहोगे। अब आती है बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की समस्या भी वही समस्या है, लोगों को उनकी कीमत बतानी पड़ेगी, उनकी जिम्मेदारी बतानी पड़ेगी। और मैं सबसे बड़ी चीज बताता हूं कि बांग्लादेशी जो मैं शरणार्थी नहीं बोलूंगा, जो ये घुसपैठिए हैं, शरणार्थी बांग्लादेशी कहाँ है सर? ये सब तारों के नीचे से आए। बिल्कुल, जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनकी ये कीमत बतानी पड़ेगी कि अगर तुम लोग यहां से नहीं गए तो तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद होगी। और वो समस्याएं जब उनको पता लगनी शुरू होंगी, वो तभी पता चलेंगी जब हमारी गवर्नमेंट अपना ठोस इरादा उनको बताना शुरू करेगी। तो वो तो बताना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें डिटेक्ट हमने कर लिया ऑलरेडी। देखिए ये सारे के सारे लोग डिटेक्टेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ इनमें से 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो इस तरह से बिलों के अंदर घुस गए हैं जिनको निकालना मुश्किल होगा। वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो होगा। आधार कार्ड भी है, मेरे पास पैन कार्ड भी है, मेरे पास वोटर आईडी भी था, ये वाली सरकार आ गई है, ये सर वाली सरकार ने मेरा नाम काट दिया एसआईआर में, तो अब मैं जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स होने से फर्क नहीं पड़ेगा ना प्रकाश जी। आपको ये पता है कि दिल्ली में आपके घर में जो कूड़ा लेने आता है ना, वो कौन है? और मुझे ये पता है मेरे घर में कूड़ा लेने आता है वो कौन है। नोएडा एक्सटेंशन मैं रहता हूँ, नोएडा एक्सटेंशन की सोसाइटीज में जो काम वालियां आ रही हैं, जो सब कहती हैं कि हम असम में, वो नाम बड़ा भूल रहा हूँ मैं, असम के फलानी जगह से हूँ, और ये कोकराझार बोलते हैं अपने आप को। हाँ, एक कोकराझार और एक और जगह है, वो वहां का नाम लेते हैं, और बंगाल का नाम लेते हैं, कोकराझार नाम लेते हैं, उनका नाम, वो सब वही है, बिल्कुल वो वही है। वही लोग हर जगह इंडिया में फैले हुए हैं। देखिए एक आम नागरिक के तौर पे हम सोचते हैं, इसके ऊपर खुल के बात करते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरे सामने वाला बंदा या मेरे आसपास जो ये लोग घूम रहे हैं, आप उससे बात करोगे आपको पता चल जाएगा कौन है। मैंने आज से 20 साल पहले किसी भी, देखिए बंगाली जो लोग होते हैं ना, उनको कमाना धमाना बड़ा अच्छा आता है। वो बहुत कम लोग मिलेंगे कि वो इंडिया में कहीं और आपको घूमते हुए मिलेंगे। पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उनको कमाना आता है, वो अपने वहां पे बड़े आराम से कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ही बांग्लादेशी जो ये समस्या शुरू हुई ना, इन लोगों ने भारत में हर जगह फैलना शुरू किया, हर तरफ से आना शुरू किया। ये हर जगह बैठे हैं। अगर एक इंसान अपने गांव से आता है तो उसका कोई पता तो होगा गांव का, उसके गांव में उसका घर तो होगा। ये लोग जो बैठे हुए झुग्गियां बना के रह रहे हैं, जो बंदा झुग्गी बना के रह रहा है वो आपको 99% वो मिलेगा बांग्लादेशी होगा, और कोई भी नहीं होगा। क्योंकि इतना दूर अगर बंदा आके रेलवे यार्ड के बराबर में, रेलवे लाइंस के बराबर में रह रहा है, पूरा परिवार रह रहा है। क्योंकि कभी भी कोई इंसान अगर रोजी रोटी कमाने आता है तो अकेला आता है या परिवार आते हैं, सभी लोग एक साथ नहीं आते हैं। ये एक पैटर्न है, वो पैटर्न हमें देखना पड़ेगा उनका। बेशक इन्होंने आधार कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, इन्होंने अपना रेजिडेंशियल प्रूफ रख लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, लेकिन इनको डिपोर्ट करना, उसका हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाना जरूरी है। क्योंकि आज ये तो आप सही कह रहे हो कि वहां तो कीमत बतानी पड़ेगी बांग्लादेश को कि ठीक है भाई, जब नहीं करेगा तो फिर ये करेंगे। अब इनको ले जाके हम आसमान में तो ले जाएंगे नहीं, हमारे किसी राज्य में हमको नया राज्य बनाना के देना पड़ेगा। अगर हम नया देश बना सकते हैं
नया राज्य बना देंगे, क्या है? जिस दिन बांग्लादेश को उसकी कीमत पता चल गई, उस दिन वहां से घुसपैठिए आना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ये सही कह बहुत रहे हो सर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्योंकि बांग्लादेश को इसकी कीमत पता नहीं चल रही है। उसको फ्री में तो इंडिया से बिजली मिलती है, अडानी को पैसे देने में रोता है वो। उसको फ्री के कपड़े मिल रहे हैं, उसको फ्री में हमारे यहां से राशन मिल रहा है, फ्री में पेट्रोल मिल रहा है, फ्री में डीजल मिल रहा है। पूरी दुनिया में हर चीज की कमी है, लेकिन इंडिया ने एज ए गुड नेबर, एज ए गुड नेबर, क्योंकि वहां की जरूरतें हम हैं इतने इंडिया, गुड क्यों हैं विकास सर? वो हम कुछ हमारी ज्यादा प्रॉब्लम गुड है, नहीं है? वो हमारी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को भी हमें ठीक करना पड़ेगा, जैसे को तैसा करना पड़ेगा ये ही। इतने गुड बॉय बन के हम करेंगे क्या? क्यों बनना है गुड बॉय? देखिए मैं बता रहा हूं ना, वो हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। वो हमारे अंदर इतना इनकलकेट हो चुका है कि हम उसको छोड़ के मतलब खुशी नहीं होंगे। अरे यार हमारा तो यार एक ट्रेड्स थे वो चले गए। जब तक इंसान को कीमत नहीं बताई जाएगी, एक अच्छा इंसान कभी दूसरे इंसान को उसके गलत बिहेवियर की कीमत नहीं बताता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमेशा हम गुड बॉय खेलते हैं, लेकिन कभी आपको बैड बॉय की भी जो वो है ना करेक्टर है वो अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके आसपास के सारे लोग बुली हैं, वो आपको छोटी छोटी बातों पर बुली करने लगते हैं। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, लेकिन एक छोटी सी कंट्री आके बोल देती है कि हम इनको नहीं लेंगे। बांग्लादेश की औकात क्या है? बांग्लादेश की औकात इंडिया के सामने क्या है? उसको हर चीज इंडिया से मिल रहा है, फिर भी वो देखिए किस तरह से इंडिया को खुले मुंह से बोल देता है कि हम इन घुसपैठियों को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे सिटीजन नहीं है। और सबको पता है कि वो उनके सिटीजन है। फिर वहीं पे बात आती है, क्योंकि इंडिया ने उनको ये नहीं बताया कि अगर वो उनको नहीं लेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी। जब तक इंसान को उसके गलत इरादों की कीमत पता नहीं चलती है, तब तक वो ऐसे ही करता रहता है। ये बड़ा ही क्लियर है, और ये एक इंसान की, जिसे बोलते हैं ना एक इंसान के अंदर उसकी अपने अंदर गहराई से उसके अंदर छुपी हुई चीज है कि वो कभी समझता नहीं है उसको। वो सबसे हाँ। बड़ी प्रॉब्लम, उसको बताना पड़ेगा हमें। वरना तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम उनको डिपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उनको डिलीट करने के लिए हमें जब भेजना होगा ना बांग्लादेश में, वो डिलीट नहीं हो पा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो तो जाके वहां बैठ गए ना बॉर्डर्स के ऊपर, वो तारबंदी हो रही है, तारबंदी के बराबर में जाके बैठ गए। अब उनको खाना पीना सब कुछ हमें करना पड़ रहा है। भाई कब तक करेंगे? कुछ ना कुछ तो समस्या दिखानी पड़ेगी, और ये बांग्लादेश को समझाना पड़ेगा। या तो सीधे मुंह बताना पड़ेगा या फिर टेढ़े मुंह बताना पड़ेगा, लेकिन बताना पड़ेगा। और जब बांग्लादेश को कीमत पता चलेगी तो ये सारी चीजें बिल्कुल मलाई की तरह चिकनी हो जाएंगी, बिल्कुल प्लेन और क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर। विकास सर ने जो बोला है यही है दरअसल। अब अमित शाह साहब लगातार कह रहे हैं, चूंकि अमित शाह साहब कह रहे हैं तो ये मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। अब कुछ ना कुछ तो उनके भी दिमाग में होगा। वो ये जानते हैं कि डिटेक्ट डिलीट तो आसान है, फंसेगा मामला डिपोर्ट पे। वहां क्या करना है वो असल बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू प्रकाश जी। मेरा भी अपना एक चैनल है बूट्स एंड बॉर्डर। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि मेरे जो चैनल है बूट्स एंड बिल्कुल। बॉर्डर, उसको लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें। उसके ऊपर मैं अभी एक्टिव हो गया हूं। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद।